हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल सीटेट विद इरतमा में। आज मैं सीडीपी के 30 के 30 क्वेश्चन लाई हूँ और इस 30 के 30 क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चन ऐड है और इसमें एनईपी 2020 से भी कई क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन ये है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, उसके संवाद से पूछेंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। सबसे पहला ऑप्शन है कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। उसके दूसरा है कि वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच के परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। उसके तीसरा ऑप्शन है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ठीक है, उसके चौथा ऑप्शन ये है कि वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले अलमारी में रखे हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे कौन थे। सब नंबर एक है कि खगोलविद, दूसरा है कि भूगर्भ शास्त्री, तीसरा है मनोवैज्ञानिक और चौथा है समाजशास्त्री। तो ये जीन पियाजे समाजशास्त्री थे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, पहला ऑप्शन है कि समीकरण, दूसरा है समायोजन, दूसरा है अनुकूलन और चौथा है सहकारिता। तो वातावरण के अनुसार खुद को ढालना कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुकूलन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने, दूसरा है लॉरेंस कोलबर्ग ने, तीसरा है फ्रायड ने और चौथा है सेयर्स ने। तो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादक है ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में देश चिंतन करते हैं। सही और गलत के बारे में बच्चे कैसा चिंतन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, दूसरा है अलग चरणों में समान तरीके से, तीसरा है संदर्भ के अनुसार और चौथा है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कि अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का राइट हो जाएगा कि किशोरावस्था। ठीक है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि बालकों के नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। उसके दूसरा है कि बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। उसके तीसरा है कि बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। ठीक है, तो 8 नंबर का राइट हो जाएगा। इसमें तीनों ही सही है। ये क्या कह रहा है कि नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात है, मतलब ईगोसेंट्रिज्म टाइप होता है। ठीक है, तो इसका 1 2 3 किस में है, 4 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार डेस द्वारा रखा गया था। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, पावलोव होगा। ठीक है, तो 9 नंबर का राइट हो जाएगा
कि वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा था, ठीक है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्न में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? तो पहला है जीन पियाजे ने, उसके बाद दूसरा कोहलबर्ग ने, तीसरा है वाइगोत्स्की ने और चौथा है स्किनर ने। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, तो 10 का राइट हो जाएगा वाइगोत्स्की ने, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चे की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो पहला है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने, तीसरा है जीन पियाजे ने और चौथा है स्किनर ने। तो क्या बोल रहा है कि अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार, तो अंतःक्रिया को उसके विकास का आधार तो होता है लेव वाइगोत्स्की ने किया था, ठीक है, आधार माना था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय देश को जाता है? पहला है पियाजे, दूसरा है पावलोव, दूसरा है कोहलबर्ग और चौथा है स्किनर ने। तो 12 का राइट हो जाएगा पियाजे ने ऐसा कहा था, ठीक है, इसको पियाजे को ऐसा श्रेय जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है बोला है? तो पहला ऑप्शन है कि अनुत्क्रमण्यता, दूसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास, चौथा है अहमन्यता। तो कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की सीमा नहीं है बोल रहा है? तो 13 नंबर का राइट हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, पहला है बच्चे अपने पर्यावरण पर सक्रिय क्रिया करते हैं, दूसरा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तीसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, उसके तीसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पे बोला है जीन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, मात्रात्मक होता है, ये ऐसा बोला था लेकिन यहाँ पे गुणात्मक दिया है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है परबलन। तो पियाजे का कौन सा है? स्कीमा पहला राइट आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का पहला हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 में क्या है कि आगमनात्मक तर्कना चलती है। पहला है विशिष्ट से सामान्य की और सामान्य से विशिष्ट की और सामान्य से सामान्य की और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगमनात्मक चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, पहला राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारण से आरंभ होती है कहलाती है। तर्क करने की ऐसी विधि जो पूर्व धारण से आरंभ होती है क्या कहलाती है? निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारण से आरंभ होती है तो कहलाती है निगमनात्मक तर्क, ठीक है। 17 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, दूसरा है कल्पना की प्रक्रिया, तीसरा है तर्क की प्रक्रिया और चौथा है समावेशन की प्रक्रिया। तो 18 का राइट हो जाएगा फोर्थ की समावेशन की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुकरण का अर्थ होता है। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? किसी की नकल करना, स्वयं की मौलिकता, तीसरा मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप और चौथा इनमें से कौन नहीं। तो अनुकरण होता है किसी की नकल करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये NEP से पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, शायद 2022 में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष लागू की थी? सबसे पहला जो NEP लागू किया गया था भारत में किस वर्ष किया गया था? 1968 में, 1986 में, 1992 में, 2020 में। तो पहला NEP जो है 1968 में लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल के
को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है, वो नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? 3+4+4+5 या फिर 5+3+3+4। उसके तीसरा ऑप्शन है कि 4+3+3+4 और चौथा ऑप्शन है कि 5+4+3+3। नहीं, 10+2 शैक्षिक मॉडल, 10+2 शैक्षिक मॉडल जो होता है 5+3+3+4 होता है। ठीक है, तो ये किस में है? ये दूसरा में है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, ये भी एनईपी से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? पहला ऑप्शन है मातृभाषा, घर की भाषा, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है हिंदी। तो मातृभाषा, घर की भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ठीक है, पहला राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है महाराष्ट्र। एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो 23 का राइट हो जाएगा, पहला कर्नाटक बना है। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन एनईपी 2020 के अनुसार भारत में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? पहला है जाएगी, ठीक है, ऐसे हुआ नहीं है अभी। पहला है नेशनल साइंस फाउंडेशन, दूसरा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तीसरा है नेशनल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और चौथा है इनमें से कौन है? तो कौन सा किस संस्था की स्थापना की जाएगी? तो 24 का राइट हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एक भाषावाद, मूल्यांकन का मानकीकरण या बहुभाषावाद? एनईपी 2020 क्या सिफारिश करती है? तो एनईपी 2020 जो है कि बहुभाषावाद को की सिफारिश करती है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, ये 5 बोला है, 2020 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कि एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? वो भी कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पहला राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? अधिगम को। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा है सामाजिक संदर्भ, तीसरा है संवेग और चौथा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रीय उपागम। यहाँ पे है, तो इन चारों में कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कूट दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो 27 का राइट हो जाएगा कि पहला अभिप्रेरणा, दूसरा है सामाजिक संदर्भ, तीसरा है संवेग और चौथा ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है? संवेग किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना या ये सभी? तो ये सभी पैदा कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर 4th हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी कक्षा है, ठीक है, इसमें किसी सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? पहला है केवल मौखिक रूप से, दूसरा है केवल दृश्य रूप से, तीसरा है बहुल रूप से, चौथा है केवल शाब्दिक रूप से। देखिए ये जो केवल वर्ड होता है, केवल वर्ड ये नेगेटिव होता है। ठीक है, हम नेगेटिव वाले वर्ड को गलत ऑप्शन मानते हैं, तो इसमें और इसमें तो केवल लगा हुआ, ये तीनों ऐसे ही गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन वाला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन क्या है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
ठीक है, ये अभिकथन है। तो इसका कारण है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो 30 नंबर का आपको अभिकथन ये बताना कि अभिकथन सही है या नहीं, या फिर उसका कारण दिया हुआ है वो उसका व्याख्या करता है या नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ये सही है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। और कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों के प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल सही है। एक क्षेत्र जानकारी प्रदान में कैसे सक्षम हो सकता है? तो आर और ए दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो तीसरा राइट हो जाएगा कि आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ठीक है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।